तो डिसीजन ट्री हम आज पढ़ेंगे। इसमें कुछ प्रॉब्लम्स जो अमूमी तौर पर आती हैं हम उसको देखते हैं। तो डिसीजन ट्री बेसिकली एक इंडक्टिव लर्निंग मेथड है। हमारे पास दो तरह के लर्निंग मेथड होते हैं, एक इंडक्टिव होता है और दूसरा डिडक्टिव होता है। तो ये इंडक्टिव मेथड है। एक मिनट जरा प्लीज़ होल्ड कीजिएगा। अच्छा, हम जब डिसीजन ट्री बेसिकली दो मेजर कैटेगरीज में है। एक हम डिसीजन ट्री है जो कि कैटेगोरियल वेरिएबल पे चलती है, और दूसरी वो है जो कि डिसीजन वेरिएबल के लिए सॉरी कंटिन्यूस वेरिएबल के लिए इस्तेमाल होती है। कैटेगोरियल वेरिएबल कहाँ होता है, जहाँ पे एक हमने किसी एक कैटेगरी में से कोई एक चूज़ करना है, जैसे येस या नो में से किसी को चूज़ करना है। जैसे हम लास्ट टाइम एग्जांपल कर रहे थे, आज भी हम वो एग्जांपल करेंगे टेनिस प्ले की। अब इसमें हमने किसी कैटेगरी को चूज़ करना है, येस को या नो को। ठीक है, हमने लास्ट टाइम एक बात की थी कि कैट और डॉग में से क्लासीफाई करना है कि ये डॉग है या कैट है। तो कैट और डॉग में से हम लोगों ने इन दोनों कैटेगरीज में से किसी एक को हम लोगों ने डिसीजन करना था कि कौन सी वाली कैटेगरी को जो हम चूज़ करेंगे। इसी तरीके से बात का हम लोगों ने डिजिट है 0 to 9, हमने इनमें से किसी एक डिजिट को रिकग्नाइज करना है, तो ये भी कैटेगोरियल है। दूसरा जो इसकी किस्म है वो कंटिन्यूस वेरिएबल की होती है, जिसमें वैल्यू जो है वो कंटिन्यूस आ रही होती है। जैसे सपोज़ अगर हम बात करते हैं कि कि हमारे पास एक घर है और उस घर की वैल्यू जो है वो क्या हो सकती है, वो हम लोगों ने प्रेडिक्ट करनी है डिसीजन ट्री के तहत। पहले हम कहते हैं जी हमारे पास डाटा है, उसमें 5 मरले के घर की प्राइस है, उसमें 8 मरले वाले घर की प्राइस है, लेकिन हमें 7 मरले वाले घर की प्राइस नहीं पता। तो वो हम लोगों ने प्रेडिक्ट करनी है। वो कैसे प्रेडिक्ट की जा सकती है, उसके लिए फिर जो हमारे पास डिसीजन ट्री होगा वो कंटिन्यूस वेरिएबल वाला होगा। तो इन दो किस्मों को जब हम बात करते हैं तो इसके लिए जो डिसीजन ट्री बनाया जाता है वो जो हमारी नेचुरली डिसीजन ट्री जो है, जैसे कि मैंने स्लाइड नंबर 4 पे अब एक ट्री बनाया हुआ है, तो ये नेचुरली जो हमारे एक आम दुनिया का ट्री है उससे बिल्कुल मुख्तलिफ होता है, क्योंकि इसमें रूट ऊपर आती हैं और लीफ जो है वो नीचे होते हैं। तो हम लोग कहीं ना कहीं पहले किसी न किसी और सब्जेक्ट में भी ट्री पढ़ चुके हुए हैं, और हमें पता है कि ट्री में रूट नोड सबसे ऊपर होती है, और जो सबसे नीचे नोड आती है उसे हम लीफ नोड कहते हैं, जो कि एक दुनिया वाले के जो हमारी रियल लाइफ का ट्री है उससे बिल्कुल एक अलहदा ट्री होता है। इसलिए आप स्लाइड नंबर 5 में मैंने ये इस चीज़ को मेंशन किया हुआ कि ईच नोड क्रॉसपॉन्ड टू एन एट्रीब्यूट। तो जितनी भी हमारी नोड्स हैं वो उसमें सारे के सारे क्या आते हैं, हमारे एट्रीब्यूट आते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम मैं आपको अगर दिखाऊं स्लाइड नंबर 7 पे, स्लाइड 7 पे अगर आप देखें तो एक ट्री बना हुआ है, और ट्री में जितनी भी नोड्स हैं वो देखें सारे के सारे क्या हैं, एट्रीब्यूट्स हैं। और ये एट्रीब्यूट्स हम पहले से देख चुके हुए हैं, हमारे पास ये डाटा सेट है टेनिस प्ले वाला, और जो कि स्लाइड नंबर 6 पे भी उसको आपको दिखाया जा रहा है कि ये आउटलुक, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी जो है ये हमारे पास क्या है, ये सारी की सारी हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं, और इसीलिए डिसीजन ट्री में हमने इनको एज ए नोड बनाया हुआ। स्लाइड नंबर 5 में जो दूसरा पॉइंट लिखा है वो ये लिखा हुआ, ईच ब्रांच क्रॉसपॉन्ड टू एन एट्रीब्यूट वैल्यू। तो हर एक जो उसकी ब्रांच होती है वो क्या होती है, एट्रीब्यूट की वैल्यू होती है। अगर आप दोबारा स्लाइड नंबर 7 में देखें तो आउटलुक की जो ब्रांच बनाई गई है उसमें हमने 3 बनाए हैं, सनी, ओवरकास्ट, रेन। ये सारे हमने जो है ये अब क्या है, उसकी वैल्यू है। जो ब्रांचिंग जब की है तो उस वक्त इसकी वैल्यू का इस्तेमाल किया जाता है। और स्लाइड नंबर 5 पे जो थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है, और जो तीसरा इसमें लिखा गया, ईच लीफ नोड असाइन अ क्लासिफिकेशन, कि हर लीफ नोड जो है वो एक क्लासिफिकेशन को हमें बताते हैं। तो यहाँ तक किसी का कोई इश्यू है तो बता दीजिए। अब अगर हम इस कैसे बनाया जाए ये एक ट्री को, जब हम बनाने की बात करते हैं तो इसको किस तरीके से बनाना चाहिए, तो इसके लिए हम लोग एक जैसा कि मैं अगर स्लाइड नंबर 8 पे अगर आपसे बात करूं तो हम इसमें ये लिखते हैं कि बेसिकली डिसीजन ट्री जो है इसको हम एंड और से प्रेजेंट करते हैं।
तो इसके लिए जो एक टेक्निकल टर्म बोली जाती है वो होती है डिसजंक्शन एंड कंजक्शन। डिसजंक्शन और कंजक्शन क्या है, अगर आप देखें स्लाइड नंबर 915 पे, तो हम लोगों ने उसको रिप्रेजेंट किया हुआ है वहाँ पे कि सनी और ह्यूमिडिटी जो अगर है, आउटलुक हमारे पास क्या है, सनी है, ठीक है। अब देखो आउटलुक के मुख्तलिफ वैल्यूज़ आती है ना, आउटलुक में सनी भी है, ओवरकास्ट भी है, रेन भी है। अगर आप उस डाटा सेट को देखें तो जो आउटलुक का एट्रीब्यूट है उसमें 3 तरह की वैल्यूज़ आ रही हैं। तो हम कहते हैं कि आउटलुक की वैल्यू क्या है, सनी है। ह्यूमिडिटी की वैल्यू क्या है, नॉर्मल है, ठीक है। और हम आउटलुक की वैल्यू क्या कहते हैं कि वो इस वक्त ओवरकास्ट है। तो फिर उस सूरत में हमारे पास जो है वो क्या इसकी जो है वो प्रेडिक्शन होगी। तो इस तरीके से करके हमारे पास जो एंड और गेट के तहत भी हम अपने ट्री को जो है उसकी जो एक रो को जो है जो डाटा सेट में एक रो है उसको मैप कर सकते हैं अपने डिसीजन ट्री के ऊपर। कैसे मैप करते हैं, इसको मज़ीद समझने के लिए आप लोग जो है वो स्लाइड नंबर 14 पे आ जाएं। अब यहाँ पे एक एंड गेट बेसिकली बनाया गया है, और एंड गेट का जो ट्रुथ टेबल है वो सबसे ऊपर बनाया गया है, और उस टेबल को मद्देनज़र रखते हुए नीचे 2 डिसीजन ट्री बनाए गए हुए हैं। अब इसको मैप कैसे करते हैं, जो अभी हम बात कर रहे थे कि मैप करना है, मैप कैसे करते हैं। अगर आप देखें तो मैं कहता हूँ ए की वैल्यू और बी की वैल्यू जो है वो इस वक्त हम कहते हैं जी कि दोनों फॉल्स हैं। मैं पहले वाली रो की बात कर रहा हूँ, तो हमारे पास डिसीजन भी क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो ए की वैल्यू, अगर हम नीचे अब जो लेफ़्ट साइड पे आपका डिसीजन ट्री आ रहा है, अगर आप उसको देखें तो ए की वैल्यू जब हम कहते हैं कि फॉल्स होगी तो हमारे पास देखें लीफ नोड आ गया, और लीफ नोड में हमने क्या लिखा हुआ है, फॉल्स। और ऊपर अगर आप जो टेबल बना हुआ है उस टेबल में भी देखें तो ए एंड बी वाले कॉलम में क्या लिखा हुआ है, फॉल्स लिखा हुआ है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं इस टेबल की सबसे आखिरी रो में, जिसमें हम कहते हैं ए की वैल्यू भी ट्रू है, बी की वैल्यू भी ट्रू है, और इसका रिजल्ट भी क्या आता है, ट्रू आता है। अब इसी रो को अगर हम मैप करते हैं अपने ट्री के ऊपर, जो कि हमारे लेफ्ट साइड वाला ट्री है, तो ए की वैल्यू अगर ट्रू होती है तो हम किस नोड पे आ जाएंगे, बी वाली नोड पे आ गए। और अगर बी की वैल्यू भी ट्रू होती है तो हम किस नोड पे चले गए, लीफ पे चले गए, और लीफ की वैल्यू भी क्या है, ट्रू है। तो आप देखें ऊपर वाले टेबल की हर रो को हम मैप कर रहे हैं। इसी तरीके से जो मैं पहली एग्जांपल दे रहा था उसमें भी आप अपनी रो को जो है वो मैप कर सकते हैं। और रो में चूंकि एक से ज़्यादा आपके पास एट्रीब्यूट होते हैं, तो दो एट्रीब्यूट को आपस में जोड़ने के लिए आप और या एंड के सिंबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए हम उसे कह सकते हैं कि हमारा जो एक ट्री है वो कंजक्शन और डिसजंक्शन का जो है वो के तौर पर भी हम लोग जो है वो उसकी एक रो को बयान कर सकते हैं। अब दूसरी जो प्रॉब्लम मैं आपको बताना चाहूँगा वो स्लाइड नंबर 14 पे। देखिए यहाँ पे आपको दो ट्री मिल रहे हैं, एक ट्री बहुत छोटा है, दूसरा ट्री कंपैरेटिवली अभी ये चूंकि एक जैसे ही हैं तो इसलिए इसमें कोई आपको इतना ख़ास फ़र्क नज़र नहीं आएगा। लेकिन अगर हम नोड चेंज कर दें, रूट नोड चेंज कर दें, तो उससे हमारा जो ट्री है वो बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है। मैं इसकी एक एग्जांपल जो है वो आपके साथ शेयर कर लेता हूँ ताकि आपको ये वाली बात जो है वो मज़ीद क्लियर हो जाए। अब अगर इस इमेज में अगर हम देखें तो हमारे पास एक ऊपर जो है वो इक्वेशन दी गई है, और उस इक्वेशन को दो तरीक़ों से जो वो हल किया गया। बेसिकली इसका दो तरीक़ों के डिसीजन ट्री बनाया गया। जो कि हमारा लेफ़्ट हैंड वाला ट्री है वो बहुत छोटा बना है, और जो कि राइट हैंड वाला ट्री वो बहुत बड़ा बना है। ये दोनों ट्री की जो अगर आप मैप, जैसे हम पहले मैप करते हैं, जो अभी मैंने आपको पहले भी दिखा रहा था, ए एंड बी वाला ट्री, और उसमें हमने मैप किए थे। इसी तरीके से अगर आप इस इक्वेशन को भी सॉल्व करें और उसको भी इन दोनों ट्रीज़ में किसी एक पे मैप करें, तो दोनों के आंसर ठीक आएंगे, कोई भी गलत नहीं है, दोनों ठीक है। लेकिन इन दोनों ट्रीज़ में फ़र्क पता क्या है, लेंथ का। एक ट्री देखिए आप बहुत छोटा बना हुआ है, जबकि दूसरा जो ट्री है वो बहुत बड़ा बना हुआ है। अब हम ये इस तरह क्यों हुआ, उसकी रीज़न क्या है कि हमने जो रूट नोड है वो गलत सेलेक्ट कर ली थी। जिसमें छोटा बना हुआ है उसमें देखें ए को रूट नोड के तौर पर सिलेक्ट किया गया था, और जो बड़ा बना है उसको में सी वाले को जो है एज ए रूट नोड जो है सेलेक्ट किया गया। अब
अब ये फैसला करना कि किस वाले को हम लोगों ने जो एज ए रूट नोड सेलेक्ट करना है, इसके लिए हमारे पास कुछ स्टैट्स के फार्मूले हैं, जिनमें से एक फार्मूला है जिसे हम कहते हैं इंट्रॉपी एंड गेन। ये मैंने स्लाइड नंबर 15 पे मेंशन किया हुआ है। इंट्रॉपी और गेन, ये दो फार्मूलों की मदद से जो है बेसिकली हम सेलेक्ट करते हैं कि कौन से वाला ट्री जो है ट्री में कौन सी वाली जो नोड है उसको रूट नोड बनाएंगे, उसके बाद कौन सी नोड आएंगी, उसके बाद कौन सी नोड आएगी। इन दो फार्मूलों की मदद से हम उसको डिस्कस करते हैं। अब अगर आप स्लाइड नंबर 15 पे उन फार्मूलों को देखें तो सबसे पहले इंट्रॉपी का फार्मूला लिखा हुआ है। इंट्रॉपी का फार्मूला मैंने दो तरीके से लिखा है। ये दोनों सेम चीज़ है, एक ही चीज़ है जिसको दो अलग-अलग तरीक़ों से लिखा गया। सिर्फ इसलिए लिखा है ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो कि आप किसी अगर बुक से या किसी और जगह से जब कोई मटेरियल स्टडी करते हैं तो आपको उससे अंदाज़ा हो जाए कि हम लोग एक ही चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। अब इसमें अगर हम बात कर रहे हैं इंट्रॉपी का फार्मूला क्या है, हम कहते हैं कि जितनी भी हमारे पास प्रोबेबिलिटी है आई की, और दूसरी बात उसी का फिर हम लोगों ने लॉग भी लेना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसमें देखें हमने इसमें माइनस का सिंबल यूज़ किया हुआ है। अभी अगर इसके नीचे गेन का फार्मूला भी, ये दोनों फार्मूले अगर मैं अभी मज़ीद समझाने की बात करूँ तो शायद थोड़ा सा मुश्किल हो जाए, तो हम एक एग्जांपल के थ्रू इन फार्मूलों को समझने की बात करते हैं। तो अगर आप लोग स्लाइड नंबर 15 पे आएँ, 15 में अगर आते हैं तो यहाँ पे देखें उसी इंट्रॉपी के फार्मूले को हम लोग डिस्कस करते हैं और डिसीजन वाला जो हमारी एट्रीब्यूट है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करते हैं। अगर आप अपना डाटा सेट देखो तो डाटा सेट का सबसे आखिरी जो कॉलम है वो डिसीजन का है, और वो हमारी बेसिकली क्लास ही है कि हमने टेनिस खेलना है या टेनिस नहीं खेलना। अब उस एक कॉलम की, उस एक एट्रीब्यूट की एंट्रोपी जो है वो हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है। अगर आप वहाँ पे गिने तो आपको टोटल जो येस हैं वो 14 है। टोटल जो येस हैं, सॉरी, टोटल जो उसमें रोज़ हैं वो 14 है, ठीक है। कि अगर आप देखें तो वो डे 1 डे 2 करके भी लिखा हुआ आ रहा है, वो बेसिकली आपको रो नंबर ही बता रहा है। तो टोटल हमारे पास जो डाटा सेट में रोज़ हैं वो 14 है, और उन 14 में जो येस की तादाद है वो 9 है, ठीक है। और जो नो की तादाद है वो 5 है, ठीक है। तो 9 + 5 ये भी 14 बन रहा है। तो अगर आप देखें तो टोटल 14 रोज़ हैं, जिसमें से येस वाली जो तादाद है वो 9 है और नो वाली जो तादाद है वो 5 है। अब हम लोग इंट्रॉपी कैसे कैलकुलेट करेंगे डिसीजन की, उसका नीचे देखें फार्मूला भी स्लाइड नंबर 16 पे लिखा हुआ है। मैंने दोबारा फार्मूले को, हम कहते हैं कि पी की वैल्यू अगर येस है तो उसी की वैल्यू जो है वो log 2 के तहत ली, ठीक है। तो नीचे देखें हमने क्या लिखा है, 9/14। और 9/14 कैसे बनेगा, ये प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या होता है, अगर जैसे सपोज मैं कहता हूँ कि आपके पास एक ताश है, ताश में अगर हम कहते हैं सपोज मैं डाइस की बात करता हूँ, जो कि हम लूडो में डाइस यूज़ करते हैं। अब उसकी टोटल डाइस की जो साइड्स हैं वो 6 हैं, और उसमें अगर मैं कहता हूँ कि 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो आप उसे लिखोगे 1/6, ठीक है। कि 1 जो एक आने की उसकी अपनी प्रोबेबिलिटी, और टोटल उसकी साइड्स कितनी 6 है। मैं कहता हूँ 4 के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो वो भी यही है। आप उसके लिए भी क्या लिखोगे, 1/6, क्योंकि 4 तो एक ही दफ़ा ही है ना उन 6 के 6 हिस्सों में। तो इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास यस कितना था, 9 टाइम था। टोटल रोज़ कितनी थी, 14 थी, तो इसलिए हम लोगों ने क्या लिखा, 9/14 लिखा। और यही बात हमने दोबारा किधर लिखनी है, आगे वाले जिसमें log 2 उसका निकाला गया, ठीक है। अब ये हमारे पास पहली जो दो वैल्यूज़ लिखी गई हैं, ये 9/14 ये यस के हवाले से लिखी गई हैं, और उसके बाद जो अगली हमारे पास कितना आ रही है, नो की, तो नो कितना है, 5/14, और उसी का हम लोगों ने फिर जो वो log 2 लिया। और जब log 2 लिया तो हमारे पास जो टोटल इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.940। स्लाइड नंबर 17 पे अब हम लोगों ने क्या निकालना है, गेन निकालना है, ठीक है। और गेन अब हमने किसका निकालना है गेन अब हमने निकालना है विंड का, ठीक है। अब विंड का गेन कैसे निकलता, उसका फार्मूला मैंने स्लाइड नंबर 17 के सबसे ऊपर लिखा हुआ है कि सबसे पहले इसमें क्या लिखनी है, एंट्रोपी लिखनी है डिसीजन की।
डेसियन की जब इंट्रॉपी आ जाती है, और जो कि अभी हम लोगों ने निकाली है, अगर आप स्लाइड नंबर 15 में देखें तो हम लोगों ने क्या निकाला हुआ है, इंट्रॉपी निकाली है डेसियन की, और वो क्या आई है, 0.940 आई है। ठीक है, तो 17 में जो पहला इसका हम लोगों ने लिखा कि गेन निकालना है, डेसियन का गेन निकालना है, और विद रिस्पेक्ट ऑफ कैसे विंड का गेन निकालना है, और विद रिस्पेक्ट ऑफ कैसे निकालना है, डेसियन के निकालना है। तो इसमें सबसे पहले हमने इंट्रॉपी लिख ली डेसियन की, और उसके बाद फिर हम लोगों ने आगे क्या लिखा है, समीशन है प्रोबेबिलिटी ऑफ डेसियन विद रिस्पेक्ट ऑफ विंड मल्टीप्लाई बाय इंट्रॉपी डेसियन विद रिस्पेक्ट ऑफ विंड। ठीक है, अब ये अगर हम विंड की बात करें तो विंड में दो तरह की वैल्यूज़ आती हैं। अगर आप अपना डाटा सेट दोबारा देखना चाहते हैं तो देख लें, जो विंड वाला कॉलम है उसमें दो तरह की वैल्यूज़ आई हैं, एक स्ट्रॉन्ग और दूसरी वीक। अब इसका मतलब ये बनता है कि हमें गेन निकालते वक्त इन दोनों को मद्देनज़र रखना पड़ेगा। हम लोग जो है वो विंड वीक को भी और विंड स्ट्रॉन्ग को भी जो है वो मद्देनज़र रखते हुए इसको कैलकुलेट करेंगे। अब इसको कैसे कैलकुलेट करना है वो मैंने नीचे फिर ऊपर वाले फार्मूले को ही दोबारा जो है वो एक्सप्लेन करके नीचे लिखा हुआ है, जहाँ पे मैंने दोबारा बोल्ड करके लिखा है जी, गेन डेसियन विद रिस्पेक्ट ऑफ विंड इज इक्वल टू इंट्रॉपी ऑफ डेसियन। ठीक है, ये तो हमने निकाली हुई, हम इसलिए इसको एज इट इज़ लिख दिया, माइनस डेसियन विद रिस्पेक्ट ऑफ विंड इज इक्वल टू वीक, क्योंकि हमने अभी बात क्या की थी, हमारे पास विंड जो है वो दो एट्रीब्यूट रखती है, वीक भी और स्ट्रॉन्ग भी। तो पहले हम बात कर रहे हैं कि डेसियन की जो है वो विद रिस्पेक्ट ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट ऑफ वीक जो है वो हम लोगों ने निकालनी है प्रोबेबिलिटी, और उसी को फिर हम दोबारा जो है उसकी जो है वो हम लोग इंट्रॉपी भी निकालेंगे। फिर उसकी नीचे वाली अगर आप लाइन देखें तो उसमें दोबारा ये लिखा हुआ है कि विंड इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग। तो अब जो दूसरा है उसका एट्रीब्यूट है, उसके तहत हम उसकी प्रोबेबिलिटी भी निकालेंगे और उसकी इंट्रॉपी भी निकालेंगे। तो अभी हमने यहाँ पे दो चीज़ों को कैलकुलेट करना है। पहले हमने ये देखना है कि विंड जब वीक है तो डेसियन के लिहाज से उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, और फिर उसकी इंट्रॉपी। फिर हम लोगों ने डेसियन को देखना है दोबारा उस वक्त जबकि विंड स्ट्रॉन्ग है, उसकी प्रोबेबिलिटी भी निकालनी है और उसकी इंट्रॉपी भी निकालनी है। अब ये फार्मूला अभी भी बड़ा कंफ्यूजिंग सा बन रहा है कि ये कैसे हल होगा, तो इसको आगे फर्दर हल किया गया है। अगर आप देखें स्लाइड नंबर 18 पे, तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि अगर वीक है हमारे पास विंड, तो हमारे पास देखें फ्लो जो बनता है हमारा डाटा सेट जो है उसमें देखें टोटल कितनी रोज आ रही हैं, मुझे ज़रा गिन के बताएं। ठीक है, टोटल 8 रोज हैं जी। ठीक है, अब इसमें से कुछ नो है और कुछ यस है, तो गालबन 2 दफ़ा नो आया है और बाकी 6 दफ़ा क्या आया है, यस आया है। ठीक है, यहाँ तक गिन लिया जी सबने स्लाइड नंबर 18 पे। अब हम लोग पहले क्या निकालते हैं, वीक की इंट्रॉपी निकालते हैं, और इंट्रॉपी निकालने के लिए हम लोगों ने वही फार्मूला जो पहले हम लोगों ने देखा था उसी फार्मूले को हम दोबारा ले रहे हैं। लेकिन अब क्या हो गया, हमारे पास टोटल जो थी वो 8 रोज थी। तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नो की बात करूं, अगर आप फार्मूला जो पहला मैंने नंबर 1 पे लिखा हुआ है, ये वही फार्मूला जो कि नीचे जो है वो नंबर 2 पे भी लिखा हुआ है। दोनों में फ़र्क सिर्फ क्या है कि ऊपर में मैंने किसी वैल्यूज़ को नहीं लिखा हुआ, नीचे मैंने वैल्यू को पुट किया हुआ है। तो नंबर 1 में मैंने फार्मूला एज इट इज़ लिख दिया है, नंबर 2 में उस फार्मूले की वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। अगर आप नंबर 1 वाला फार्मूला देखो तो ये बिल्कुल वही फार्मूला जो कि हम लोग पहले लिख चुके हैं एंट्रोपी के लिए। लेकिन अब फ़र्क क्या पड़ रहा है, अब हम लोग जो है वो डेसियन को देख तो रहे हैं लेकिन विद रिस्पेक्ट ऑफ विंड देख रहे हैं, और विंड के भी किस एट्रीब्यूट के तहत देख रहे हैं, वीक के लिहाज से देख रहे हैं पहले। तो अगर हम बात क्या कर रहे हैं, 2/8। अब नो की प्रोबेबिलिटी वहाँ पे क्या थी, नो कितनी दफ़ा आया था, 2 दफ़ा आया था, टोटल लॉस कितनी थी, 8 थी, तो इसलिए क्या लिखा, प्रोबेबिलिटी क्या बन गई, 2/8 बन गई। इसी को हमने लॉग में लिख लिया। फिर इसी तरीके से जब हमने उसकी यस को देखा तो यस कितनी दफ़ा आया था, 6 दफ़ा आया था, टोटल रोज 8 थी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या बन गई, 6/8 बन गई। अब जब हम इस फार्मूले को हल करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.811 आ जाएगी। तो 0.811 हमारे पास वैल्यू आई है।
अब हम लोगों ने वी के लिहाज से तो उसको कैलकुलेट कर लिया। अब आप देखें विंड स्ट्रॉन्ग के लिहाज से मैंने उसी डाटा सेट को दोबारा सिर्फ कॉपी किया, लेकिन विंड के कौन से वाली रोज लेके आया हूँ जिसमें विंड स्ट्रॉन्ग लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पे भी अगर आप देखें तो डिसीजन की वैल्यूज़ दो तरह की आ रही हैं, किसी में येस आ रहा है, किसी में नो आ रहा है। लेकिन अगर विंड में देखें तो सारे का सारा जो डाटा आ रहा है वो किसका आ रहा है, स्ट्रॉन्ग का आ रहा है। तो पहले हमने विंड को कैलकुलेट किया था विद द रिस्पेक्ट ऑफ वीक। अब हम किस तरीके से उसको कैलकुलेट कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग के लिहाज से कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हमने इसकी इंट्रॉपी निकाली। तो इसकी इंट्रॉपी मैंने जो सॉरी है टू इंटरप्ट यू सर, कहाँ से कह रहे हैं? क्योंकि मैंने अभी ज्वाइन किया है, मेरा तो लेक्चर खत्म हुआ है। आपकी मेल है? अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है कि दोबारा इंट्रॉपी कैलकुलेट की है जब विंड स्ट्रॉन्ग था। अब टोटल हमारे पास जो डाटा सेट में अगर आप देखें जो कि स्लाइड नंबर 20 पर है, उसमें 6 रोज हैं। उसमें 3 पे नो है, 3 पे यस है। तो अब उसी लिहाज से हम लोगों ने इंट्रॉपी जो है वो स्ट्रॉन्ग की भी कैलकुलेट कर ली। तो हम लोगों ने अब क्या किया, जब विंड वीक थी उसकी भी इंट्रॉपी कैलकुलेट की, जब विंड स्ट्रॉन्ग थी उसकी भी इंट्रॉपी कैलकुलेट की, और अलहदा से डसियन की इंट्रॉपी भी कैलकुलेट की। तो हमने 3 इंट्रॉपीज जो है वो कैलकुलेट की हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ जी, हमने डसियन की इंट्रॉपी कैलकुलेट की। हम लोगों ने जब विंड स्ट्रॉन्ग थी उसके लिहाज से भी इंट्रॉपी कैलकुलेट की, जब विंड वीक थी उसके लिहाज से भी हम लोगों ने जो इंट्रॉपी है जो वो कैलकुलेट की। अब स्लाइड नंबर 22 पे आए। मैं गेन का फार्मूला मैंने दोबारा यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे इस गेन के फार्मूले में देखें तो हम लोगों ने जो चीज़ें पहले कैलकुलेट कर ली हुई हैं वही दोबारा यहाँ पे इस फार्मूले में पूछी जा रही हैं। तो मैंने सिंपल क्या किया कि वो वैल्यूज़ जो पहले हमने कैलकुलेट की हुई थी वो मैंने दोबारा एज इट इज़ उनकी वैल्यूज़ यहाँ पर जो है वो लिख दी है। देखें सबसे पहले हमारे पास फार्मूले में क्या आ रहा है, इंट्रॉपी ऑफ डिसीजन। अब नीचे जो सबसे लास्ट लाइन है अगर वहाँ पे आप देखें तो क्या लिखा हुआ आ रहा है, 0.940। ये हमने सबसे पहले कैलकुलेट की थी डिसीजन की इंट्रॉपी। ठीक है। अब उसके बाद फार्मूले में अगर जाएं तो वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिसीजन विद रिस्पेक्ट ऑफ विंड इज इक्वल टू वीक मल्टीप्लाई बाय अच्छा इतने की वैल्यू जब हमने अभी कैलकुलेट की थी तो हमें ये पता था कि विंड टोटल जो थी वो है थी 8 जो वीक थी। और उसमें जो हमारे पास उसमें जो हमारे पास विंड टोटल 8 टाइम आई थी और टोटल जो रोज थी वो 14 थी। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 8/14 मल्टीप्लाई बाय इंट्रॉपी ऑफ डिसीजन। ये भी हमने अभी कैलकुलेट की है। तो मैंने जो ऊपर फार्मूला लिखा हुआ है उसी फार्मूले की सिंपल मैंने क्या किया है कि नीचे वैल्यूज़ जो हैं वो दोबारा से जो हैं वो पुट कर दी हैं। अब जब अगर हम इसको देखते हैं तो अब आप आ जाएँ स्लाइड नंबर 23 पे आ जाएँ। तो जैसे मैंने अभी सबकी जो है वो एंट्रोपी अभी मैंने विंड की कैलकुलेट की है, बिल्कुल इसी तरीके से मैंने आउटलुक की, टेम्परेचर की और ह्यूमिडिटी की भी जो है वो दोबारा से जो है वो कैलकुलेट करके यहाँ पे लिख दी है। तो अब मैंने फार्मूले डिटेल में नहीं लिखे, सिंपल कैलकुलेट किया है। और सिंपल कैलकुलेशन के बाद मैंने जिस जिसकी जो जो आ रहा था उसकी गेन आ रहा था वो मैंने लिख दिया। तो हमारे पास विंड का गेन आया 0.048 और बाकियों का जो था बाकी चार का, आउटलुक का, टेम्परेचर का, ह्यूमिडिटी का, ये स्लाइड नंबर 23 पे मेंशन है। अब इन चारों में से सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो किसकी आ रही है, ठीक है जी। अब इन चारों में से हमारे पास चार थे, विंड, आउटलुक, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी। इन चारों एट्रीब्यूट में से सबसे बड़ी वैल्यू चार फैक्ट की हम लोगों ने चार एट्रीब्यूट्स की जो कैलकुलेट की, जिसमें हम कहते हैं कि हमारे पास स्लाइड नंबर 22 पे जो है वो थी विंड की, और 23 पे आउटलुक, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की। हम लोगों ने इन चारों एट्रीब्यूट की जो है वो कैलकुलेट कर ली हैं। इनमें सबसे ज़्यादा जो इस वक्त वैल्यू है वो आउटलुक की है और वो वैल्यू है 0.246। अगर आप नंबर 1 देखें स्लाइड नंबर 23 का तो वो क्या आ रहा है, 0.246। ये वैल्यू ज़्यादा होने का मतलब है कि इस एट्रीब्यूट को रूट नोड बनाया जाए। अगर हम जो शुरू में मैंने कहा आपको वो इमेज भी दिखाया था जिसको मैंने आपकी ड्राइव पे भी अपलोड किया है, अगर हम उसको ना लें
प्रॉपर एट्रीब्यूट ना सेलेक्ट करें तो हमारा जो ट्री बनेगा वो बहुत बड़ा बन जाएगा। इसलिए जिस एट्रीब्यूट का गेन सबसे ज़्यादा होता है उसको हम जो है वो रूट के तौर पर जो है वो कंसीडर करते हैं। अब आप लोग आ जाएं स्लाइड नंबर 25 पे। स्लाइड नंबर 25 पे अगर आप लोग देखें तो मैंने आउटलुक को रूट बना दिया। अब आउटलुक की 3 वैल्यूज़ थी, सनी, ओवरकास्ट और रेन। ठीक है। अब सनी में येस और नो की तादाद जितनी आई है वो मेंशन कर दी है, वो अलग-अलग बॉक्सेस बना दिए हुए हैं। अगर आप देखें रेक्टेंगल जो है वो 3 है उसमें, और जो ट्रायंगल हैं वो 2 हैं। इसका मतलब है कि येस की वैल्यू जो है वो 3 है और नो की वैल्यू जो है वो 2 है। ये इस तरह करके या वाइस वर्सा इस तरीके से ये लिखा हुआ होगा, आप अपने उसमें वहाँ पे चेक कर सकते हैं। ओवरकास्ट में सारे के सारे एक ही तरह के एट्रीब्यूट आ रहे हैं, रेन में भी मिक्स अप आ रहा है। तो अब इसका मतलब है कि ओवरकास्ट को दोबारा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आउटलुक की वैल्यू सनी होती है तो अब इस जगह पर एक नया एट्रीब्यूट आएगा। इसी तरीके से अगर आउटलुक की वैल्यू रेन होती है तो इसका मतलब है यहाँ पे एक नया एट्रीब्यूट आएगा। तो अब हमारे पास टोटल 4 एट्रीब्यूट थे, 4 में से एक आउटलुक हमने रूट बना दिया। इसका मतलब है बाकी हमारे पास 3 एट्रीब्यूट बचे। उन तीनों में से इन साइड पर सनी के नीचे और रेन के नीचे कौन सा आएगा, उसके लिए हमें दोबारा नए सिरे से इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, जैसे अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया। तो जब हम इस सभी को कैलकुलेट कर लेंगे तो अगर आप आ जाएं एग्जांपल आपकी 26 पे जो इसको मेंशन किया गया, तो ये इस तरीके का जो है वो आपके सामने ट्री बन जाएगा। तो अब हमने दोबारा से ये कैलकुलेट किया बेसिकली कि इसके ह्यूमिडिटी, सन और ह्यूमिडिटी के लिहाज से इसको कैलकुलेट किया, फिर रेन और विंड के लिहाज से इसको दोबारा कैलकुलेट किया। ये कैसे कैलकुलेट किया, जैसे हम लोगों ने शुरू में पहले कैलकुलेट करके आए हैं उसी तरीके से दोबारा हम लोगों ने इसको कैलकुलेट किया। हम लोगों ने पहले एंट्रोपी निकाली है, एंट्रोपी निकालने के बाद हम लोगों ने गेन निकाला है।